नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, आप सबके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ आज। और मैंने आपको यहाँ पे हिस्ट्री करा दी है मैराथन में, और ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी है मैराथन, और यहाँ पे मैंने आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दिया है। देन आज का जो यहाँ पे हमारा सेशन होने वाला है ना, ठीक है ना, सो सजेशन रहेगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। जी हाँ, और यहाँ पे ये हम एक क्लास में मैराथन फिनिश करेंगे। बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में फर्स्ट यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं, भारतीय संविधान, ठीक है ना। तो संविधान की मुख्य विशेषताएं, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात जो है चर्चा करूँगी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे रहेंगे, और ये जो हमारे एमसीक्यू यहाँ पे रहने वाले हैं, ये एमसीक्यू रहेंगे भैया हमारे। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, ये क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बेहतरीन है। और अगर आप ये मैराथन क्लास स्पेशली कंटिन्यू लास्ट तक देखते हैं ना, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो यह संबंधित है। देखो, आपको पता है ना कि जो भारत का संविधान है, ओके, यह यहाँ पर भैया उतना ही कठोर है और उतना ही क्या है, कोमल है। यानी कि ये मिक्सुअल है, यहाँ पे कठोर भी है और कोमल भी है। तो यही बात यहाँ पे कौन कहता है, तो एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यहाँ पे ये कथन है केसी व्हीलर के द्वारा। किसके द्वारा? केसी व्हीलर के द्वारा। फिर है भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है। तो देखो यहाँ पे कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, या फिर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत ये कहाँ से लिए गए हैं, है ना। ऑब्वियसली यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची की बात करते हैं, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आपके भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है, ये आपके यूएसए के संविधान से ली गई है। कहाँ से भैया? ये आपके यूएसए के संविधान से ली गई है, ठीक है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, संविधान की जो प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है वो कैसा है। संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है वो कैसा है, तो यह लागू नहीं किया जा सकता। तो भैया संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। आप मेरे साथ बने रहना, सारे क्वेश्चंस फास्ट यहाँ पे हम करेंगे। मोस्टली इधर भी हमारे एमसीक्यू है। चलो, अब यहाँ पे जो हमारे एमसीक्यू है भैया, इनको भी हम जरा यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ओके। चलो, सो देखो, देन क्लियर दिख रहा है ना आपको। आगे जिस देखो स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है। तो देखो, ऑब्वियसली यही क्वेश्चन आ गया कि भैया जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे भारतीय संविधान में जो आपके राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इन्हें कहाँ से लिया गया है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे ये क्वेश्चन फैक्ट्स वाले बनेंगे कि क्या चीज़ें कहाँ से ली गई है, किस कंट्री से ली गई है, कहाँ से नहीं ली गई है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी रहेगी कंप्लीटली। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मुद्दा यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है प्रभावित है, तो भैया यह है कनाडा के संविधान से ली गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। वह देश जहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रति करते हैं, तो वो है आपका क्या भैया, ब्रिटेन। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सेशन है। मोस्टली यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपको फंसने वाले, जो भी क्वेश्चंस आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, एग्जाम में। बात करते हैं भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। तो भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है, यह है यहाँ पे कनाडा के संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह चीज़ कही गई है कि भारत में जो संघ है और राज्य जो दोनों का संबंध है, यानी कि यहाँ पे केंद्र सरकार की बात करें ओबियसली, और अगर हम अपने राज्य स्टेट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें एक मेंटेन है, एक संबंध है, एक रिलेशन है। तो यहाँ पे यह समानता देखी जाती है किस एक्ट के थ्रू, 1935 एक्ट के थ्रू। किस किस देश के? कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है ना। यहाँ पे
चलो, तो ये तो हमारा चैप्टर्स यहाँ पे फिनिश होता है। बाय द वे यहाँ पे देखो कुछ भारतीय संविधान के भाग है जिसमें कि ये यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने कराई हुई है और ये मैंने पीडीएफ भी आपको सेंड की हुई है, ठीक है ना। ऑब्वियसली आप बेहतर तरीके से इसे भी यहाँ पे अच्छे से पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। 1 मिनट यहाँ पे देखो क्या ओपन हो गया, और नो यहाँ पे तो ये टेलीग्राम ओपन हो गया हमारा। 1 मिनट भैया, 1 मिनट, ठीक है ना, बैक करके देखते हैं 1 मिनट। ठीक है, चलो हम अपने MCQ पे आ गए, क्योंकि इसमें जो है ये आपका सब कुछ नेट पे ओपन है, यहाँ पे सारी चीज़ें नेट पे चली हुई है। चलो आगे देखो, यहाँ पे स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, और नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भैया यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द है आपके, समाजवादी हैं और यहाँ पे पंथ निरपेक्ष है, ठीक है ना, मोस्टली। तो ये आपके कहाँ से और किस तरह से और किस माध्यम से और कब यहाँ पे ये आपके जोड़े गए हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और यहाँ पे पंथ निरपेक्ष है। तो इसकी बात करते हैं, ये जोड़े गए हैं 1976 में। संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मकता गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। ये किस संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे, तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर हम इसे संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, यानी कि इसमें समाजवादी जुड़ा है और पंथ निरपेक्ष जुड़ा है। तो यह यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन होता है भैया, ओके। और भैया ये होता है 1976 के तहत, ठीक है ना। चलिए, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे यहाँ पे देखो भी स्क्रीन पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली आगे बढ़ते हैं। चलिए, छब्बीस नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित क्या नहीं थे। तो ये बताना है क्या सम्मिलित नहीं थे, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता यह यहाँ पे सम्मिलित नहीं थे। आपको पता है यहाँ पे समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना, ये कब जोड़े गए बताया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या वर्णित नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, ये वर्णित नहीं है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, ये आपका USA से लिया गया है। भारत के संविधान में जो उद्देशिका का विचार है कहाँ से लिया गया है, तो भैया यह आपके USA से लिया गया है, ठीक है ना। फाइनली आप इसे याद रखें। मोस्टली आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर, और यहाँ पे ये आपकी UPSSC पैट की ही बुक है। तो फर्स्ट हमारे साथ में बने रहना है, कोई भी इधर उधर नहीं भटकेगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेशन है। जस्ट जो है नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, नेक्स्ट हमारा MCQ देखो, ठीक है ना। 1 मिनट, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर हमारा MCQ है। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के तहत, ठीक है ना। तो किस वाद में, जो यहाँ पे मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद है, इसके तहत यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का उद्देशिका है वो क्या है, संविधान का भाग है। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, उद्देशिका को भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त कौन करता है, तो बात करें यहाँ पे, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आपको पता है ना, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द की अगर बात करें, इसका यहाँ पे मतलब है कि भारत में राज्य का कोई भी क्या नहीं है भैया, धर्म नहीं है, ठीक है ना। सभी क्या है यहाँ पे, भारत के नागरिक हैं, ओके। ऑब्वियसली पढ़ते तो बहुत है, लेकिन आपको पता है फिर भी यहाँ पे जो कुछ ऐसे होते हैं मेंबर्स, ठीक है ना, आपको पता है कि भैया जाति इन सबको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित क्या नहीं है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है, धार्मिक न्याय, ठीक है ना। जो धार्मिक न्याय है यह है आपका इसके अंतर्गत उल्लेखित नहीं है।
सेकंड यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके ना, चलो तो फर्स्ट यहाँ पे करते हैं बेहतरीन तरीके से, बहुत मस्त। सिर्फ ओनली आपको रट्टाफिकेशन कर लेना है, अब और कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ठीक है ना। अब और कुछ नहीं है इसमें, क्या है बस अब आपको यहाँ पे फटाफट भैया ये रटना ही है और कुछ नहीं है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समान न्याय और यहाँ पर बात करते हैं निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण की रक्षा और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को जोड़ा गया है नीति निर्देशक तत्वों में। कहाँ पर जोड़ा गया है भैया? नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 43A में 42वां संविधान संशोधन होता है और यहाँ पे अनुच्छेद 43A के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन आपका देना सन्निहित है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, स्क्रीन पर क्वेश्चंस हैं। फाइनली बहुत बेस्ट है यहाँ पे, ये बहुत बेस्ट हमारे यहाँ पे क्लास है। ओके चलो तो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो बाद में जोड़ा गया है मुफ्त कानूनी सलाह, ये आपका बाद में यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिस्थापित किया है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये आपका जो उद्देश्य है यह है कल्याणकारी राज्य का। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य किसका? राज्य का। तो राज्य की जो नीति, देखो भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ऑब्वियसली फाइनली, तो यहाँ पे से लागू करने का कर्तव्य जो है किसका है? आपको पता है राज्य का होगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है ना। तो इनको लागू करने का कर्तव्य भी किसका है? राज्य का है। राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या नहीं है? तो यहाँ पर ये नहीं है कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना कि सभी राज्यों में ओनली एक ही धर्म होना चाहिए। तो आपको पता है ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो पाता, ठीक है, क्योंकि भैया सब अलग अलग धर्म के यहाँ पे, सब अलग अलग वर्ग के यहाँ पे लोग रहते हैं। एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता, सबकी साथ में समान यहाँ पे स्वभाव, समान यहाँ पे सम्मान, समान यहाँ पे उनके साथ में बोलचाल, समान यहाँ पे रहन सहन, सारी चीज़ें इक्वली, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होती हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर बात करते हैं तो भैया देखो यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। तो भैया क्या सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है क्या? सूचना का अधिकार, ठीक है ना, याद रखें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या नहीं है? अस्पृश्यता उन्मूलन, ये भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है भैया। तो यहाँ से ये मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा अस्पृश्यता। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पर हमारे क्वेश्चन से बेस्ट। ओके मैंने कहा है फटाफट आपको और कुछ नहीं करना है, इतना हमारे पास टाइमिंग भी नहीं है, ओनली फटाफट यहाँ पे इसका रिवाइज करना है आप लोगों को। ओके ना, क्लियर है। तो भैया राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमारा यहाँ पे चैप्टर्स फिनिश हुआ। देन यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, देखो आपका अब स्टार्ट होता है भैया मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का, ठीक है। किसका होता है? मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का, ठीक है। चलो यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत से रिलेटेड, तो यहाँ पर वो हम यहाँ पे अच्छे से जो है इनको देख लेते हैं। फाइनली आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर डिपेंड करता है, यह कथन किसका है? के.टी. शाह का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है और यह संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं, यह कथन किसका है? ग्रेनविल और ऑस्टिन का, ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु। तो ये और कुछ नहीं करना है, फटाफट इनका रट्टाफिकेशन कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भैया आप देख पा रहे हैं कि संविधान के अंतर्गत अगर बात करें काम का अधिकार पाया जा सकता है, तो संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जा सकता है आपका यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, क्योंकि हमारे चैप्टर्स यही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है क्या? लोकमत का। किसका है भैया? लोकमत का है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो
तो अभी देखो यहाँ पे है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हमारा सेशन है। फाइनली यहाँ पे हम अच्छे से इसके MCQ करेंगे बेहतरीन तरीके से। चलो भैया स्टार्ट करते हैं जस्ट नाउ यहाँ पे। ओके, तो देखो भारतीय संविधान नागरिकों को अगर बात करें मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो भैया नागरिक, बस सिंपल सा ये क्वेश्चन बना है तो कि जो भारतीय संविधान में है जो नागरिकता है, नागरिकता की बात करें, नागरिकता को मूल अधिकार निश्चित प्रदान, नागरिकता को अनुच्छेद 12 से 35 तक यहाँ पे इन्होंने फाइनल किया है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है क्या? उच्च न्यायालय। और ये अनुच्छेद 226 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। कौन भैया? आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया है 1976 में। कब भैया? 1976 में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एक मिनट आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये इसका प्रभाव कब आया? 1 अप्रैल 2010 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फैक्ट्स कि बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का। देखो जो छोटे छोटे बालक हैं यहाँ पे, जो आपके 1st क्लास से लेके 8th क्लास तक की अगर हम बात करते हैं इन बच्चों की, तो भैया इनको बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में यहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड करानी है। और आपको पता है ना भैया, खाना वाना भी मिलता है, ठीक है। तो यह आपका 1 अप्रैल 2010 को। भारतीय संविधान में जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित क्या नहीं है? आर्थिक समानता, ठीक है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार, यहाँ पे निलंबित किए जा सकते हैं आपातकालीन स्थिति पे। विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट फाइनल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स, ठीक है ना। ऑब्वियसली देखो वो क्वेश्चन हमारा ढक चुका है। चलिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह यहाँ पे अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। तो भैया भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है, समानता का जो अधिकार है, यह आपका अगर बात करें 5 अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया। वो 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है ना। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता से संबंधित है अनुच्छेद 14। यहाँ पे देखो, कानून के समक्ष समानता, भैया कानून सभी के लिए एक समान है। अगर आप यहाँ पे कोई भी जो है इशूज़ क्रिएट करते हैं, कोई भी गलत कार्य करते हैं, ठीक है, तो आपको भी समान यहाँ पे उसी तरह से जिस तरह का आप यहाँ पे कांड करेंगे, ठीक है। देन अगर कोई बंदा करेगा नेक्स्ट यहाँ पे, तो उसको भी फाइनली, ठीक है ना, सभी को कानून जो है कानून के समक्ष समानता से संबंधित रखा गया है। सेकंड पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता का अधिकार। यहाँ पे शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में साधनों का आरक्षण शासित होता है। अगर हम इसकी बात करें संविधान के अनुच्छेद 15(4) से, ठीक है ना। नेक्स्ट है भैया यहाँ पे एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी जो नागरिक है इसको अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन ये बात करता है अनुच्छेद 17। देखो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है यह यहाँ पे अगर बात करें भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो भैया यह अनुच्छेद 17 के तहत यहाँ पे आपका रखा गया है फाइनली डिसीजन, ठीक है ना। चलो कंप्लीटली ये चीज़ें हमारे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। भी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमारे मौलिक अधिकार से ही रिलेटेड है, जस्ट फाइनल, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। चलो दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को सही से? ओके, आगे देखो नेक्स्ट है, बात करते हैं भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है यहाँ पे 19 से 22 तक। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है और स्वतंत्रता का जो अधिकार है यहाँ पे वो आपका 4 अनुच्छेदों में डिवाइड किया गया है। भैया अनुच्छेदों की बात करते हैं, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है, ठीक है भैया।
फाइनली बंदी बना गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 22। हमारे संविधान में एक अभियुक्त के दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है। यह अनुच्छेद 22(1) के द्वारा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। तो ये किसने कहा था? A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद के तहत यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, अगर आपका एक भी क्वेश्चन आएगा ना मौलिक अधिकार से रिलेटेड तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है अनुच्छेद 24 है। बच्चों के शोषण का क्या करता है भैया? यहाँ पे निषेध करता है। देखो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार के अंतर्गत ये चीज़ें कही गई हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर तक के हैं, 6 से 14 वर्ष तक की आयु है उनकी। फ्री में बिल्कुल शिक्षा, आपको बताया ना जो गवर्नमेंट जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय होते हैं यहाँ पर आज भी सभी बच्चों को फ्री में मुफ्त शिक्षा दी जाती है और खाना वाना भी दिया जाता है। ठीक है ना। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिक्कों के कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार एवं राज्य को समाज सुधारक विधि का अधिकार, यहीं पर बात करते हैं। ये सब कुछ सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। ओके जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट, ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन है भैया हमारा? ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है भैया। बात करते हैं मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता है यह है यहाँ पर आते हैं इसके अंतर्गत मूल अधिकारों का परिवर्तन। ठीक है ना। प्रिवेंटिव डेटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए रखा जा सकता है 3 महीने तक। कितने महीने तक भैया? 3 महीने तक। देखो प्रिवेंटिव डेटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए भी बंदी बना के रख सकते हैं 3 महीने तक। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है और यह एक वैधानिक अधिकार है। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है संसद। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में क्या नहीं थे? भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या रिजु न्याय संगत और उचित प्रक्रिया के रूप में की है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद के तहत यहाँ पे। ठीक है ना। चलो भैया आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर हमारे क्वेश्चन से बेहतरीन मस्त यहाँ पे जस्ट फाइनली ओके बात करते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। ठीक है, वह मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ पे ये पॉइंट्स आपका कहा गया है। ठीक है ना। तो भैया फाइनली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो और बहुत सारे यहाँ पे ये बस थोड़े से क्वेश्चन है। अब हम फिर बात करेंगे यहाँ पे संसदीय प्रणाली की। ठीक है ना। जस्ट फाइनली यहाँ पे देखो ये हमारे कुछ MCQ है। चलिए भैया एक मिनट। हाँ, भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार क्या नहीं है? तो भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार क्या नहीं है? तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार। ठीक है ना, यह है आपका नहीं है। बात करें कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपबंध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार है किसको भैया? संसद को। भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह थी यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था 42वें संशोधन 1976 के तहत। ठीक है ना। सारी चीज़ें फाइनली आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। अब देखो कितना बचा हुआ है यहाँ पे संसदीय प्रणाली है और जस्ट यहाँ पे देखें। बताओ इसे हम नेक्स्ट जो है 2 पार्ट्स में करते हैं सेशन को कंप्लीट। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है भैया। ओके जी, क्योंकि फिर एक पार्ट्स ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना यहाँ पे, फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देख नहीं पाते हैं सेशन को। ओके
फाइनली यहाँ पे 1 मिनट। चलो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये पॉइंट्स तो कर लेते हैं ना। चलो भैया, संसदीय प्रणाली को हम जो है कर लेते हैं यहाँ पे, पार्लियामेंट सिस्टम वाला, ठीक है ना, कर लेते हैं इसको ऑब्वियसली। चलो संसदीय प्रणाली, यहाँ पर देखो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन से बेहतरीन है। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखो भारतीय संसद का जो निचला यहाँ पे आपका क्या है, सदन है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। एक संसदात्मक प्रजातंत्र है भैया भारत। भारत क्या है? एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1980 के तहत। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है यहाँ पे अगर बात करें तो अध्यक्षात्मक सरकार, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। बिना अनुमति के ब्लैंक दिन संसद के अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है 60 दिन, ठीक है ना भैया, 60 दिन के लिए, ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाए 14 दिनों तक, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट है और आगे बढ़ते हैं फाइनली। 1 मिनट, क्या हुआ भैया? उधर चलो ना। अच्छा नहीं जाओगे इधर तक ही, ठीक है भैया। बताइए ट्रिक्स वाली और कुछ वीडियोस करानी है कि कंप्लीट सी हो गई है? वैसे मान लीजिए कि ट्रिक्स वाले सेशन तो ठीक है ना। चलो ये महामैराथन है तो बस भैया ऐसे रटना ही है, सारी चीज़ें मैंने कराई हुई है इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह करा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा के सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है। अब बोलनी यहाँ पे टेस्ट ही है आपका, ठीक है ना, जिसमें कि हम फाइनल अच्छे से बस इसको पढ़ रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। संविधान की विशेष सूचियों में दिए गए विषयों के अंतर्गत अगर बात करते हैं इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम तो भैया विषयों पर कानून बना सकता है संसद। संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का। संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है 2 बार। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बात करें फिर यहाँ पे धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है संसद को और नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति। देखो नए राज्य अगर यहाँ पे बना सकते हैं कि भैया और नए राज्य बनाने हैं 28 के अलग, ठीक है ना, तो संसद को उसके पास पावर। फिर है भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ निहित होती है संसद में है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट है चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से, ठीक है भैया। ओके जी आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। चलो अभी यहाँ पे देखो कुछ इधर है क्वेश्चंस हमारे, और ये मैंने पीडीएफ भैया टेलीग्राम पर सेंड की हुई है, सभी फास्ट यहाँ पे इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं अच्छे से। ओके चलिए नेक्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट्स आएगा, नेक्स्ट आएगा। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित है संसद के अधिकारियों में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है भैया, भारत की देन है। ये किसकी देन है भैया? तो यह आपकी भारत की क्या है? देन है। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर निर्मित होती है। तो ये है यहाँ पर क्या? संसद आपकी, ठीक है। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है भैया? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना जी। चलो आगे है फाइनली यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की, ठीक है।
एक मिनट भैया, एक मिनट। देखो, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552 व 250। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं 12 सदस्य। वह जिसे भंग नहीं किया जा सकता, जिस पर समाप्त, ठीक है ना, किया जा सकता है, जिसको विधान परिषद। यहीं पर राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जा सकता है भारत के निर्वाचन आयोग के थ्रू। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। यहाँ पे यहीं पर अगर बात करते हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक क्या नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपबंध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है भारत के प्रधान न्यायाधीश, ठीक है ना भैया। देखो, कुछ वर्क भी तो हो जाता है, ये थोड़ा है ना कि भैया अगर राष्ट्रपति बन गए हैं या फिर उपराष्ट्रपति बन गए हैं तो कभी हमें कुछ वर्क ही नहीं पड़ेगा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा अपनी प्रॉपर ड्यूटी को ही निभाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपको भी वर्क पड़ता है, आप भी इधर उधर बाहर जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे भारत के जो प्रधान न्यायाधीश है, ठीक है, वो आपकी प्रमुखता निभाएंगे। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगा के। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सूचना देना आवश्यक, कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है कि हाँ भैया यहाँ पे जो है राष्ट्रपति को हटाने वाले हैं, ठीक है, महाभियोग लगेगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 महीने में। यानी कि अगर राष्ट्रपति पर आप महाभियोग लगाते, उन्हें हटा देते, तो 6 महीने के अंतर्गत यहाँ पे दोबारा से नेक्स्ट जो राष्ट्रपति बनेंगे वो आपको तुरंत बनाने होंगे 6 महीने के भीतर। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ये चीज़ें यहाँ पे आपकी निहित है। नेक्स्ट है भैया, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकासी कितनी रहेगी? तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा दी जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यहाँ पे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित करना है तो यह है यहाँ पे किसे अधिकार है? राष्ट्रपति को। तो देखो भैया, राष्ट्रपति को कितने सारे अधिकार दिए गए हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है किसे भैया? राष्ट्रपति को है। ओके, फाइनली आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे ये PDF आपको प्रोवाइड कराई हुई है, तो दैट्स फाइनली आप ये यहाँ पे इसे पढ़ लेना। ओके जी। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पार्ट्स आएगा ना, वो नेक्स्ट सेकंड पार्ट्स में आएगा। तो तब तक के लिए आप इसे फर्स्ट पार्ट्स में इतना ही करेंगे और सेकंड पार्ट्स में भी मैं पढ़ाऊंगी तो बेस्ट तरीके से। और आपको पता है मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी व्योरी सब कुछ इसकी कराई हुई है, MCQ वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे समझा के, इसलिए अब ओनली यहाँ पे टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, जो भी आप मानो। तो यहाँ पे ओनली हम टेस्ट, ओनली क्वेश्चन और जो है आंसर पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।